अस्सलाम वालेकुम। शुरुल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहने वाला है। आज मेरे पास इस्तांबुल तुर्की से कुछ अहम खबरें आपके लिए और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो लम्हा फ़िक्रिया है मुस्लिम ममालिक के लिए भी और यहाँ तुर्की में भी उसको बड़ा सेंसिटिव तरीके से लिया गया है। और इसके अलावा कुछ डेवलपमेंट हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा सिटीज़न बाई इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के हवाले से, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा कि क्या तब्दीलियाँ होने जा रही हैं आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तुर्की में एक बहुत बड़ा मोसाद का नेटवर्क जो कि एक्सपोज हुआ था, उसके जो जासूस हैं यानी स्पाई जो हैं मोसाद के, जो यहाँ पर पूरा नेटवर्क था उसके स्पाई धड़ाधड़ गिरफ्तार हो रहे हैं। और गुज़िश्ता 2 माह में 60 से ज़ायद अफराद, इस नेटवर्क से जुड़े हुए अफराद वो गिरफ्तार हो चुके हैं और मज़ीद गिरफ्तारियों की तवक्को है, क्योंकि जो गिरफ्तार अफराद हैं वो मोसाद के बाकी मानदा जो हाइड आउट्स हैं और बाकी मानदा जो उनके कारिंदे हैं और जासूस हैं, उनकी निशानदेही उनके ज़रिए हो रही है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं। अब ये बहुत बड़ी एक ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए है कि ये पूरा नेटवर्क कब से काम कर रहा है, ये अभी एक्सपोज होना बाकी है। और ख़ास तौर पर गज़ा पर ये जो फस्तानियत और जुल्म जबर किया गया, उससे पहले इस नेटवर्क को क्या टास्क दिए गए थे। और तीसरा सवाल ये है कि क्या तुर्की जैसे मोसाद के और यहूदियों के नेटवर्क पूरे इस्लामी ममालिक में फैले हुए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो तुर्की में आप छाबड़ी वाले से लेके प्रेसिडेंट तक को देखें तो ये पैट्रियट हैं। ये अपने मुल्क की सालमियत पर समझौता नहीं करते और मुल्क के खिलाफ बात भी सुनना पसंद नहीं करते। और ये पैट्रियट नेशन हमेशा अपने पूरी दुनिया में देखें कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी कायम रखती है, जो पैट्रियट नेशंस होती हैं। और इसी तरह यहाँ पर अगर इतनी ज़्यादा पैट्रियटिज्म के बावजूद यहाँ पर इतना बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा जाता है और अभी पता नहीं कितने मज़ीद अफराद गिरफ्तार होंगे, तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान या बाकी ममालिक जो हैं मुस्लिम ममालिक हैं उसमें इनका कितना बड़ा नेटवर्क फैला हो सकता है। अब बज़ाहिर तादाद में सबसे कम यहूद जो हैं वो पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में लिए बैठे हैं और गज़ा में और जो फ़लस्तीन में जो जुल्म और सितम और जो इस तरह उनके घर मस्मार करके उनको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। और उनकी यानी 35,000 के करीब अब तक जब से गज़ा पर हमला शुरू हुआ है मुसलमान बच्चे बच्चियाँ और अफराद जाँ बाग हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन और कम सिन बच्चों की है। अब ये नेटवर्क यहाँ पर अब तक की जो मुबैना तौर पर इतलात हैं, जितने भी गिरफ्तार अफराद हैं उनसे जो मालूमात मिली हैं, उनका ये नेटवर्क फ़लस्तीन और ख़ास तौर पर इसराइली मुज़ालिम जो हैं उनके हक़ में लॉबिंग करने के सिलसिले में, उनके ख़िलाफ़ जो इसराइल के ख़िलाफ़ जो यहाँ पर वो अफराद जो यहाँ पर फ़लस्तीन के हक़ में लॉबिंग करते थे उनके अगेंस्ट कार्रवाइयाँ और इस तरह की बेशुमार ऑब्जेक्टिव पर ये कार फरमा थे, यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोशिश थे। अब मैं आपको यहाँ पर यहूदियों की तादाद बताऊँ कि तुर्की में टोटल यहूदियों की तादाद लगभग 15,000 है जो यहाँ पर मुस्तकिल मुकीम है। अब उन मुस्तकिल मुकीम अफराद में 60 के करीब ऐसे अफराद जो इस मोसाद के नेटवर्क से जुड़े हुए थे और इसराइल के लिए ना सिर्फ लॉबिंग कर रहे थे बल्कि जासूसी भी कर रहे थे, वो गिरफ्तार हुए। अब आपको मैं बताऊं कि ये वाहिद कौम है, यहूदी वाहिद कौम है जो पैट्रियट नहीं होते, जो सिर्फ यहूद के साथ वफादारी करते हैं, किसी मुल्क के साथ वफादारी नहीं करते। इनकी सबसे पहले इनकी 3-3, 4-4 नस्लें या 600, 800 साल से भी अगर ये तुर्की में रह रहे होंगे तो इनकी पहली प्रायोरिटी इसराइल और यहूदी रियासत है। और उसके लिए ये हर वो अमल करेंगे, हर वो काम करेंगे जो इनकी रियासत के लिए फ़ायदेमंद होगा और हर वो काम करेंगे, हर वो अमल करेंगे जो फ़लस्तीन और गज़ा में जो जुल्म और बर्बरियत है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जा सकता है। तो अब इसको मद्देनज़र रखते हुए आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि बाकी मानदा मुस्लिम ममालिक में
कितना बड़ा नेटवर्क होगा इनका, और तादाद में 1.25 करोड़, पूरी दुनिया की 7.5 अरब आबादी में से 1.25 करोड़ अफराद जो हैं वो पूरी दुनिया में किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। और बदकिस्मती से मुस्लिम ममालिक में इनकी लॉबिंग जो है वो बड़ी आसान है, और ये अपने तरीक़ाकार के मुताबिक तमाम चीज़ें अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। दुनिया की इकॉनमी के साथ साथ दुनिया की हुकूमतें भी इनके कंट्रोल में हैं। और अब फर्दर क्या इनकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है तुर्की में, और इनका जो नेटवर्क टूटा है और उसमें जो रूपोश हैं बाकी मादा अफराद, उन तक रसाई हासिल करने के बाद क्या ये नेटवर्क यहाँ पर ख़त्म हो पाएगा, और अगर ये नेटवर्क यहाँ पर ख़त्म होता है तो उनसे हासिल करदा मालूमात बाकी मुस्लिम ममालिक के लिए कितना फ़ायदेमंद होगी कि ये किन ऑब्जेक्टिव और किन कामों पे यहाँ पर कार फरमा थे। अब इसके आने वाले वक्त में इसकी पूरी स्टोरी क्लियर होगी, वो भी आपसे शेयर करेंगे। अभी मैं आपको बताऊं कि तुर्की इस वक्त इस सदी का सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इकॉनमी आइंदा आने वाले 5 साल में दिखाई दे रही है। आप कान को देख लें, 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है कान, उसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है और वो इस वक्त टॉप मोस्ट रैंकिंग पर है। मैं आपको बताऊं कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर चल रहा था कि F-16 के जो ख़रीद रहा है तुर्की अमेरिका से, तो F-16 की पैदावार यहाँ पर भी होती है और इसके पुर्ताजात यहाँ भी उसकी पैदावार हो रही है। तो इसके बावजूद इन्होंने F-16 का यहाँ पर पूरा प्रोटोकॉल होने के बावजूद इन्होंने कान को 5th जनरेशन फाइटर जेट को पूरी दुनिया में हैरान कुन तकनीक और हैरान कुन टेक्नोलॉजी के साथ रोशनास कराया है। और ये आज की दुनिया का ड्रोन के बाद, यानी ड्रोन तो आप कह लें कि पूरी दुनिया में तुर्की का जो ड्रोन है वो टॉप मोस्ट ड्रोन है। और उनसे आपको याद होगा कि काराबाग की जो जंग है अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, वो उन ड्रोन्स की वजह से जीती गई थी। तो अब काम जो है वो इसके बाद ड्रोन्स के बाद दूसरी बड़ी सक्सेस है तुर्की की इकॉनमी में, जो कंट्रीब्यूट करेगी आने वाले वक्त में। और आने वाले 5 साल में तुर्की की इकॉनमी सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी होगी। अब कुछ अफराद सोशल मीडिया पर ये प्रोपेगेंडा करते हैं, और मैंने देखा बहुत ज़्यादा सहाफ़ी भी और बहुत पढ़े लिखे दानिशवर भी, वो ये कहते हैं कि जी तुर्की में जो इन्फ्लेशन है उसने तो इकॉनमी की कमर तोड़ दी है और तुर्की की इकॉनमी डूब रही है और ये हो रहा वो हो रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि ये अगर तुर्की की इकॉनमी डूब रही होती तो आप ये सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि इन्होंने जितना लीरा कमज़ोर हुआ डॉलर के मुकाबले में गुज़श्ता 2 साल में, उतनी ही इन्होंने मिनिमम वेजेस जो है, जिसे अस्करी उजरत कहते हैं यहाँ पर, वो बढ़ाई है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको सादा सी एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं कि अगर सिर्फ 2.5 करोड़ जो है अफराद जो सरकारी शोबा जात से वाबस्ता हैं, उनकी तनख्वाह में अगर आप ऑन एन एवरेज इस वक्त तक 20,000 लीरा भी इजाफा देखें तो ये कम अज़ कम महाना 200 बिलियन डॉलर के बराबर ये एक्सपेंडिचर है। अगर इकॉनमी डूबी हो तो ये एक्सपेंडिचर कहाँ से आते हैं? फिर जो इनके रिटायर्ड अफराद हैं उनकी जो पेंशन है वो 10,000 से ऊपर कर दी इन्होंने, और हर ईद पर, अभी रमज़ान में और अगली ईद पर भी उन्हें 5-5 हज़ार लीरा तमाम रिटायर्ड अफराद को दिया जाता है। तो ये अगर इकॉनमी डूबी हो तो ये इस तरह के चुनचले नहीं अफोर्ड होते भाई मेरे। ये जो लीरा कमज़ोर हुआ है यकीनन इसका इम्पेक्ट आया है लोगों पर, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि उसका दूरअसल नतीजा ये है कि मोर देन 50% जो चाइना से यूरोप इंपोर्ट करता था प्रोडक्ट, वो अब गुज़श्ता साल से तुर्की से इंपोर्ट की जा रही है। यानी इनकी एक्सपोर्ट तकरीबन 150 अरब डॉलर के करीब बढ़ चुकी हैं, और ये फिगर बहुत बड़ी है और इस फिगर से इकॉनमी में दूरअसल नतीजे ज़रूर आएंगे। अब मैं आता हूँ उसकी तरफ जो यहाँ पर एक फिर दोबारा एक नए सिरे से आज से लागू हुआ है। ये जो नया कानून गबन को ख़त्म कर दिया गया है, उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और उस को ख़त्म करने के बाद एक नया फार्मूला अडॉप्ट किया जा रहा है जिसे कहते हैं गिदाश। अब गिदाश क्या है? गिदाश बुनियादी तौर पर सरकार और प्राइवेट पार्टनरशिप में एक एक्सपर्ट रिपोर्ट कंपनी है
जो हर तकरीबन ज़िले में इनके दफातर हैं और बहुत बड़ा ये नेटवर्क है, जिसमें ऑलमोस्ट 50% जो पार्टनरशिप है वो सरकार की है। और इसके साथ साथ बैंक्स भी, यानी बैंक्स को जो डाटा चाहिए होता है एवेल्यूशन रिपोर्ट का, वो बैंक्स भी पार्टनर हैं इस गिदाश कंपनी में। तो वो भी इसी पर रिलाई करते हैं कि जो एक्सपर्ट रिपोर्ट किसी भी प्रॉपर्टी पर लोन देना होता है तो उस वक्त भी आपको पता है उसकी मालियत की एक्सपर्ट रिपोर्ट चाहिए होती है, तो वो भी गिदाश के ज़रिए ही रिलायबल समझी जाती है। तो अब गिदाश को ये जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं कि वो सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पर जो प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद सिटीजनशिप अप्लाई की जाएगी, उसकी एक्सपर्ट रिपोर्ट वो मॉनिटर करेगी। मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। गैपेम में भी ऐसा ही था कि वो कंट्रोल करती थी कि कोई गलत एक्सपर्ट रिपोर्ट ना जारी करे कोई प्रोजेक्ट या कोई कंपनी। इसी तरह ये भी इसी तरह करेगी कि ये भी बाकी मादा कंपनी को एलोकेट करेगी एक्सपर्ट रिपोर्ट बनाने के लिए, और उसको कंट्रोल करेगी गैपेम की तरह, कि वो इसको कंट्रोल करते हुए इस जो एक्सपर्ट रिपोर्ट मालियत में हेरा फेरी है उसको गवर्नमेंट के कंट्रोल में रखा जा सके। तो ये एक छोटी सी तब्दीली थी जिसका अभी फ़िलहाल तो मुझे सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पर कोई फ़र्क आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है और ये किस तरीके से, किस पैटर्न से एक्सपर्ट रिपोर्ट जनरेट करती है, उसको कंट्रोल किस तरीके से करती है। यहाँ तक की मालूमात आज तक के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तुर्की, इस्तांबुल और यूरोप के सिलसिले में मालूमात के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।